सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। खबरदार में आज सबसे पहले उस सियासी टक्कर की बात करेंगे जो कल से 13 अगस्त तक चलेगी। जी हां, संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा और यह सत्र बहुत हंगामेदार होने के आसार हैं क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है। इस सत्र में 19 दिन कामकाज होना है, लेकिन कितने दिन काम होगा और कितने दिन हंगामे के नाम होगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। सवाल यही कि क्या मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। सरकार ने आज मीटिंग पर मीटिंग की है। कोशिश यही है कि हंगामा नहीं, डिबेट की जाए, लेकिन सरकार को विपक्ष आसान रास्ता नहीं देगा। सरकार के एजेंडे में 29 बिल है, यह एजेंडा भी पूरा करना है और विपक्ष के हंगामे को भी काउंटर करना है। विपक्ष के हमलों को फेल करने के लिए सरकार ने किस तरह से तैयारी की है, इस सत्र के लिए सरकार की प्लानिंग क्या है, यह भी हम आपको आज खबरदार में बताएंगे। इसके बाद किसान आंदोलन की बात करेंगे। मॉनसून सत्र के लिए किसान नेताओं की भी अपनी तैयारी है। 22 जुलाई से किसान नेता नए तरीके से प्रोटेस्ट करने वाले हैं। वो संसद के आसपास के इलाके में ही अपनी संसद लगाने की तैयारी में है। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए यह बड़ी चुनौती है क्योंकि लाल किला हिंसा अभी कोई भुला नहीं पाया है। दिल्ली पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन किसान नेता भी अड़े हुए हैं। वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की बात कर रहे हैं। और खबरदार में आज हम मशहूर शायर मुनव्वर राणा की सियासत की भी बात करेंगे, जिन्होंने कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से यूपी के सीएम बने तो वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे। सवाल यही कि आखिर मुनव्वर राणा जैसे शायर का यूपी की सियासत में पड़ने का क्या मतलब है। मुस्लिम वोटों के बंटने से उन्हें क्या मतलब है, जिसमें वो ओवैसी पर भी निशाना साध रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की, जिसमें पहले दिन से हंगामा होने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि कोरोना हो, वैक्सीनेशन हो या फिर महंगाई। इस वक्त विपक्ष के पास वो मुद्दे हैं जिनसे वो सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसके अलावा किसान आंदोलन का मुद्दा भी है जो 8 महीने से चल रहा है। सरकार ने सत्र से ठीक पहले कोशिश की है कि हंगामे की जगह चर्चा की जाए, बहस हो, लेकिन इसमें नियमों का हवाला भी दिया गया है। इसीलिए बहुत आसार है कि सदन में बड़ा टकराव होगा। संसद के मॉनसून सेशन से एक दिन पहले ऑल पार्टी मीटिंग, सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच चर्चा। ये नई बात तो नहीं है, ये परंपरा रही है, लेकिन इस बार की बात इसलिए अलग है क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के ठीक बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है। कोविड प्रबंधन से लेकर पेट्रोल डीजल की महंगाई और किसान आंदोलन तक कई बड़े मुद्दे हैं। इसलिए सत्र हंगामा खेज रहेगा, इसमें संदेह नहीं। इसी पर ऑल पार्टी मीटिंग में पीएम ने बड़ा मैसेज दिया है कि चर्चा करने में सरकार पीछे नहीं है, लेकिन नियम और प्रक्रिया के तहत चर्चा होनी चाहिए, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए, शांतिपूर्ण चर्चा होनी चाहिए। ऑल पार्टी मीटिंग में 33 पार्टियों के 40 नेता शामिल हुए, जिसमें सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, राज्यसभा के नए नेता पीयूष गोयल थे, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी थे और उनकी टीम थी। इसमें राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी थे, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन थे, डीएमके से टी शिवा थे, समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, बीएसपी से सतीश मिश्रा थे। मीटिंग में सरकार के सहयोगियों में अपना दल से अनुप्रिया पटेल थी, एलजेपी से नेता पशुपति पारस थे। ये दोनों कैबिनेट विस्तार में मंत्री बने थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, जनप्रतिनिधियों का, विशेषतः अपोजिशन का जो प्रतिनिधि है, उनका सजेशन बहुत वैल्यूएबल रहता है। सभी जनप्रतिनिधियों का सजेशन वैल्यूएबल रहता है क्योंकि जमीन से आते हैं। इसलिए वो सजेशंस के कारण, वो सुझाव के कारण डिबेट बहुत रिच होता है। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है।
पीएम ने सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन विपक्ष भी सरकार की घेरेबंदी की तैयारी में है। उसके पास इस बार कई बड़े मुद्दों से मौका भी है, जिस पर संसद में खूब हंगामा भी हो सकता है। सरकार इससे कैसे निपटेगी, इसी पर मॉनसून सत्र से ठीक पहले बैठकों का दौर चला। पीएम की ऑल पार्टी मीटिंग हुई, एनडीए की अलग से मीटिंग हुई, जिसमें पीएम और गृह मंत्री भी शामिल हुए। लोकसभा स्पीकर भी लोकसभा में सभी पार्टियों के नेताओं से मिले। कोशिश यही है कि मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट न चढ़े, चर्चा और बहस की जगह पर हंगामा हावी न रहे, सार्थक चर्चा हो और मॉनसून सत्र से बेहतर नतीजे निकले। क्योंकि मॉनसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त को खत्म होगा। इस दौरान कामकाज के 19 दिन मिलेंगे, जिसमें 6 ऑर्डिनेंस आने हैं और 23 बिल आने हैं। कई बिल का नोटिस दे दिया गया है, कई बिल अभी प्रोसेस में हैं। कुल मिलाकर 29 बिल और 2 फाइनेंस बिल इस मॉनसून सत्र में आने हैं। ये सत्र नए बदलाव की पहली परीक्षा भी है। कैबिनेट विस्तार के बाद पीएम की टीम भी बहुत बदल गई है। नए मंत्रियों की पहली परीक्षा है, जिन्हें प्रमोशन मिला उनकी भी परीक्षा है। सरकार इसमें नई ऊर्जा के साथ नए सत्र का आगाज कर रही है, लेकिन विपक्ष भी रणनीति बना रहा है। कांग्रेस भी सत्र से ठीक पहले संसद में अपनी टीम को रिचार्ज कर रही है। इसको चाइनीज बॉर्डर इशू, ये बॉर्डर इशू तो उठाने के लिए हमको सदन में राहुल जी की भी इच्छा है और ये सदन में भी हम उठाएंगे। समय जैसा मिलेगा उसी तरीके से एक एक इशू पे हम सारे मुद्दों को उठाएंगे। सोनिया गांधी ने सदन में पार्टी के बेहतर कामकाज के लिए दोनों सदनों के लिए 2 ग्रुप का गठन किया। दोनों ग्रुप संसद सत्र के दौरान रोजाना मिलेंगे और पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा में कांग्रेस का मोर्चा मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी होंगे। अधीर रंजन चौधरी के बारे में सत्र से पहले कई तरह की अटकलें थी कि उन्हें लोकसभा का नेता कांग्रेस बनाए रखेगी या नहीं, या गांधी परिवार से ही कोई ये मोर्चा संभालेगा। लेकिन कांग्रेस ने इसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया। मौसमी सिंह के साथ अशोक सिंघल, आज तक। तो आपने देखा किस तरीके से मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष के पास बड़े बड़े मुद्दों के सियासी बारूद हैं, लेकिन विपक्ष के हमलों को फेल करने के लिए सरकार ने भी बड़ी प्लानिंग की है। 2-4 दिन भले ही हंगामे में चले जाएं, लेकिन सरकार का कामकाज का बड़ा एजेंडा है। वो हंगामे के बीच भी पूरा होगा और विपक्ष को काउंटर करने के लिए सरकार ने अपने मंत्रियों और सांसदों को पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश पहले ही दे दिए हैं। अगर विपक्ष के अपने मुद्दे हैं तो बीजेपी के भी अपने मुद्दे हैं। जनसंख्या नीति की बात हो या फिर बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का मामला, बीजेपी भी अपने सियासी बारूद के साथ तैयार है। मॉनसून सत्र के 19 दिन में कितने दिन काम होंगे और कितने दिन हंगामे के नाम होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि विपक्ष के पास बड़े मुद्दे हैं, सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये पहला सत्र है। बंगाल में बड़ी सियासी हार के बाद ये पहला सत्र है। मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के बाद ये पहला सत्र है। सरकार के लिए इसलिए ये सत्र आसान नहीं होगा। विपक्ष के पास मुद्दों की भरमार है, तो सरकार की घेराबंदी के लिए वो तैयार है। फिर चाहे दूसरी लहर में मिसमैनेजमेंट की बात हो, दूसरी लहर में बेड, दवाओं, ऑक्सीजन की कमी की बात हो, या तीसरी लहर से निपटने की तैयारी हो, वैक्सीन की किल्लत हो या उसके प्रबंधन में कमी की बात हो, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की महंगाई की बात हो, खाने के तेल से राशन तक की महंगाई हो, या फिर चीन के साथ बॉर्डर पर टकराव की बात हो, राफेल डील पर नया विवाद का सवाल हो, कैबिनेट विस्तार में बड़े बड़े मंत्रियों को हटाने का नया मुद्दा हो, या किसान आंदोलन का 8 महीने से चल रहा पुराना मुद्दा, विपक्ष के पास मुद्दे और मौके दोनों हैं। पूरा पंजाब एक बॉर्डर स्टेट इतना डिस्टर्ब कर दिया है इस बिलों ने, और सरकार उसका हल क्या मांग रहे किसान। आप इसको वापस लीजिए और हमसे बातचीत करके एक अच्छा बिल लेके आइए। लेकिन सरकार अपने ईगो पे, अपने हट पे अड़ी हुई है। और आज सारी पार्टियों ने कहा कि इसका फार्मर एजिटेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हल किया जाए। अब ये सरकार पे ऊपर डिपेंड करता है। ये हाउस चलाना चाहते हैं, चलेगा तब जब लोगों के मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। सिर्फ अपने नंबरों के हिसाब से आपने बिल जोर जबर से पास करना है, तो फिर एमपी लैट तो पहले ही नहीं मिलता था। जो लोगों के मुद्दे भी नहीं उठा सकते, तो फिर हम एमपीज वहां बैठ के कर क्या रहे हैं।
किसान आंदोलन पर अकाली दल जैसी पार्टियां अग्रेसिव हैं। ये पंजाब की चुनावी राजनीति से भी जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। अकाली दल इस मामले पर स्थगन प्रस्ताव ला रही है, जिसे बीएसपी, डीएमके और आरएलपी जैसे दलों का समर्थन है। सबसे पहला मुद्दा जो अभी देश के अंदर चल रहा है किसानों का, इस मामले को हमने पुरजोर तरीके से उठाया। आप तीनों कृषि बिल रिपील करें, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप कर दिया। प्रधानमंत्री जी खुद हाउस के अंदर कह चुके हैं कि इन बिलों को हम अभी वो स्टे कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन रिपील की बात नहीं हुई। हमने कहा कि तीनों बिल खत्म करो। बहुत मुमकिन है कि विपक्ष हंगामा करे, सदन ना चलने दे। हो सकता है 2-4 दिन इसकी भेंट चढ़ जाए, लेकिन विपक्ष के हंगामे के दबाव में सरकार नहीं आएगी। हर मामलों की हर धार को कुंद करने के लिए सरकार भी तैयार है। पीएम 2 बार मंत्रिमंडल की मीटिंग करके निर्देश दे चुके हैं। सत्र से पहले एनडीए की मीटिंग में पीएम फ्लोर लीडर्स को निर्देश दे चुके हैं। नए मंत्रियों को विपक्ष के सवालों पर पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश हैं। बीजेपी सांसदों को अधिक से अधिक सदन में रहने को कहा गया है। सरकार के पास अपने कामकाज का बड़ा एजेंडा है, तो विपक्ष के हंगामे से निपटने की भी प्लानिंग है। विपक्ष अगर आक्रामक है तो सरकार शुरू से ही वैसा ही जवाबी रवैया अपना सकती है, जैसा कृषि कानून के मुद्दे पर है। ऐसे बहुत मुद्दे उन लोगों ने उठाया है, और स्ट्रक्चर डिबेट के लिए जो नोटिस देना चाहिए बीएसी में माननीय स्पीकर और चेयरमैन जो अनुमति देता है उसका चर्चा होता है। हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं, और इससे पहले भी किसान का चर्चा हो गया है। आक्रामक विपक्ष की काट के लिए सदन में बीजेपी के पास भी मुद्दों की कमी नहीं। जनसंख्या नीति का नया मुद्दा हो या फिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा, बीजेपी भी पूरी तरह तैयार है। जिस राज्य का राजा दिखाई देते हुए भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है और कह रहा है कि कोई पोस्टपोल वायलेंस नहीं हुआ है, जहां कोर्ट बोल रही है, एनएचआरसी बोल रहा है, जहां SC/ST कमीशन बोल रहा है, जहां महिला कमीशन बोल रही है कि बलात्कार हुआ है, रेप हुआ है, घर लूटे गए हैं, घर जलाए गए, वहां सरकार बोल रही है कुछ नहीं हुआ। इन तमाम इशू पर हम लोग निश्चित रूप से लोकसभा में हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, राज्यसभा में हमारे लोग आवाज़ उठाएंगे। कुल मिलाकर दोनों तरफ से संसद में बड़ी सियासी जंग की तैयारी है। अपनी अपनी रणनीति बन चुकी है, लेकिन बड़ी चुनौती यही है कि इस सियासी जंग में कहीं मॉनसून सत्र के 19 दिन बिना कामकाज के कुर्बान न हो जाएं। मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, आज तक। सरकार की एक चुनौती संसद के अंदर है तो दूसरी चुनौती संसद के बाहर भी है। किसान आंदोलन के नेता अपने मॉनसून सत्र की तैयारी कर रहे हैं और 22 जुलाई से संसद कूच करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एसी से हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि लाल किले की हिंसा सबने देखी। किसान नेता ये भरोसा दे रहे हैं कि 200 लोग ही प्रदर्शन करने जाएंगे, बाहर के किसी व्यक्ति को प्रदर्शन में आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस कोई रिस्क नहीं चाहती। एक तरफ संसद सत्र के लिए सरकार तैयार, विपक्ष तैयार, तो दूसरी तरफ किसान नेता भी तैयार हैं 8 महीने के अपने आंदोलन को रिचार्ज करने के लिए। इसमें मॉनसून सत्र बड़ा मौका है। 19 जुलाई से संसद का सत्र है और इसके 2 दिन बाद किसान आंदोलन के नेताओं की बड़ी तैयारी है। दिल्ली पुलिस के हाथ पांव इसीलिए फूले हुए हैं। दिल्ली पुलिस की एक टीम किसान नेताओं से बात करने गई, उनका प्लान पूछने गई, उन्हें समझाने के लिए गई, क्योंकि मामला संसद का है, सुरक्षा का है, कोई खतरा नहीं लिया जा सकता। देखिए, हम 22 मार्च को हमारा प्रोग्राम है पार्लियामेंट कूच, 22 जुलाई को तो पार्लियामेंट कूच का प्रोग्राम है। उसके बारे में हमने अपना सारा प्रोग्राम उनको बता दिया। कोई घेराव नहीं किसी का। हम यहाँ से 200 का जत्था हमारा जाएगा बसों में, और जंतर मंतर में जाके पार्लियामेंट के सामने अपना पार्लियामेंट सेशन अपना चलाएगा, अंदर पार्लियामेंट के लोग चलाएंगे। जब वो पार्लियामेंट खत्म होगी शाम को, वो वापस आ जाएगा। अगले दिन फिर जत्था जाएगा। ये सारा हमने उनको बता दिया। कब तक रहेगा? 22 तारीख से ये जब तक पार्लियामेंट सेशन चलेगा। किसान नेताओं का कहना है कि संसद का घेराव करने की बात उन्होंने कभी नहीं कही। वो सिर्फ 200 की संख्या में किसानों को 22 जुलाई से रोज भेजेंगे और संसद के बाहर किसान संसद लगाएंगे। यही बात दिल्ली पुलिस को बताई गई। पुलिस वाले तो अभी वो कहते हैं बात करके बताएंगे। हाँ, तो अब कब अगली डेट आपको कब? अभी कोई डेट नहीं तय हुई।
हमने उन्हें कहा कि जल्दी से जल्दी हमें बताओ। तो पार्लियामेंट के घेराव की जो बात नहीं, घेराव की बात कभी नहीं की, पता नहीं कभी नहीं की, पता नहीं कौन कहता है आपको। हमने पार्लियामेंट के घेराव तरीके से 200 लोग बिल्कुल 200 लोग जाएंगे, बसेस में जाएंगे, उनके गले में आइडेंटिटी कार्ड होगा, आधार कार्ड के साथ मिला हुआ, किसी और को घुसने नहीं दिया जाएगा। किसान नेता जंतर मंतर या संसद के आसपास संसद लगाने की बात पर अड़े हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं। दिल्ली पुलिस भी नियमों का हवाला दे रही है, सुरक्षा का हवाला दे रही है कि भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया जाए। संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान संगठनों ने ऐलान किया था कि वो जंतर मंतर पर और पार्लियामेंट के आसपास प्रोटेस्ट करेंगे। इसको लेकर किसान नेताओं और दिल्ली पुलिस के बीच घंटों मीटिंग हुई। मीटिंग में दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो जंतर मंतर पर किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस ने डीडीएमए की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए कहा कि 200 लोगों के पॉलिटिकल गैदरिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसान नेताओं ने कहा कि ये सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने हवाला देते हुए कहा कि 26 जनवरी को भी ऐसे ही पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत मांगी गई थी। तमाम रूट तय हुए थे, बावजूद इसके तमाम नियम कानून तोड़े गए और जमकर हिंसा हुई। इसलिए किसी भी तरह के प्रोटेस्ट की मानसून सत्र के दौरान इजाजत नहीं दी जा सकती। किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि उनके 200 लोग ही प्रोटेस्ट में जाएंगे और सबकी पहचान सुनिश्चित करेंगे, किसी बाहरी को आने नहीं देंगे। लेकिन लाल किले की हिंसा के बाद अब दिल्ली पुलिस भी हर तरह से सतर्क है। वो बार बार इसी का हवाला दे रही है सेशन से पहले, इसीलिए हाई अलर्ट है। दिल्ली मेट्रो से कहा गया है कि वो 7 मेट्रो स्टेशन पर अतिरिक्त सावधानी रखें और जरूरत पड़े तो इन्हें बंद करें, जिससे प्रदर्शनकारी मेट्रो के जरिए नई दिल्ली इलाके तक न पहुंच सकें। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मशहूर शायर मुनव्वर राणा एक बार फिर विवादों के घेरे में है। मुनव्वर राणा को हम सभी पहचानते हैं, मां के लिए लिखा उनका शेर आज भी आंखों को नम कर जाता है। लेकिन आजकल उनके सियासी बोल ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। मुनव्वर राणा ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ की बतौर सीएम यूपी में फिर से वापसी होती है और वो भी ओवैसी की वजह से, तो वो उत्तर प्रदेश को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मुनव्वर राणा इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में एक्टिव होने से थोड़े परेशान हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव में ओवैसी मुसलमानों का वोट बांटने के लिए यूपी आए हैं और इसका सीधा राजनीतिक फायदा बीजेपी को होगा। इसीलिए मुनव्वर राणा मुस्लिमों को ओवैसी से सावधान कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुनव्वर राणा को इस राजनीति से क्या लेना देना, वो क्यों मुस्लिम वोटों को बंटने से परेशान है। महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने अपना गांव, अपनी गलियां, अपना ठौर, अपना ठिकाना छोड़ने वालों के दर्द को अपने शब्दों में पिरोकर जीवन भर याद रहने वाली एक नज्म बना दी है। मुशायरों में जब सुनाते हैं तो ऐसे डूब जाते हैं कि गला भर जाता है। आप भी सुनेंगे तो जीवन में क्या खोया क्या पाया वो सामने होगा। महाजिर हैं हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए हैं और मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था। मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता था। मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ा। लेकिन जिस शहर पर शायर को नाज है, जिसकी यादों की परतें खोलते इतराते वो खुद को नहीं रोक पाते, वही शायर जब इसे छोड़ने का इरादा जाहिर करने लगे तो हैरानी होती है। सुनिए शायर मुनव्वर राणा क्या फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती और योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बने तो मैं यूपी छोड़कर कोलकाता लौट जाऊंगा। ओवैसी की मदद से अगर भाजपा को फायदा होता और योगी सरकार बनती है तो मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश छोड़कर कलकत्ता। मुनव्वर राणा ने 2 बातें कही। पहली ये कि विधानसभा चुनाव में योगी जीते और बीजेपी सत्ता में वापस आई तो वो यूपी छोड़ देंगे। और दूसरी अहम बात ये कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और यूपी में मुस्लिम समुदाय ठीक वैसे ही उनको पहचान ले जैसे पश्चिम बंगाल के मुसलमानों ने पहचाना। उत्तर प्रदेश में जो मुसलमानों की एक सियासत है, तो वो चूंकि मेरी ज्यादा उम्र बंगाल में गुजरी तो उन लोगों को मालूम है कि वोट कैसे दिया जाना चाहिए। ओवैसी से काफी नाराज हैं आप। जाहिर सी बात है उनका काम
और उनके पिताजी का काम भी यही था। उस दौरान में कलकत्ते ही में रहता था मैं। तो बात यहाँ योगी की नहीं है, ये लफ्ज गलत इस्तेमाल हो रहा है। मतलब ये है कि भाजपा यानी इनको लाया ही इसीलिए जा रहा है कि मुसलमानों के वोट बढ़ जाए और बढ़ने के बाद वो कौम वही कहलाए जो ओवैसी चाहते हैं। दरअसल मुनव्वर राणा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के यूपी में चुनाव लड़ने के फैसले को मुसलमानों के वोटों के बंटवारे की साजिश के तहत देख रहे हैं और उनके मुताबिक इसके पीछे बीजेपी की रणनीति है। ओवैसी बाहरी हैं और जो उन्होंने बिहार में किया वही यूपी में दोहराना चाहते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर योगी जी या कहीं भी वो सब जगह से वो लड़ सकता है तो फिर ये जो ED है, CBI है, इनकम टैक्स है, दुनिया भर की 56,000 यहाँ पर सब फोर्सेस बनाई गई हैं, ये एक बार हैदराबाद पे छापा क्यों नहीं मारती हैं? उत्तर प्रदेश में ओवैसी की राजनीतिक मौजूदगी पर तेवर तो कई के चढ़े हुए हैं। डर यही है कि ओवैसी के खेल से सियासत के वोट का समीकरण न बिगड़ जाए। हालांकि ओवैसी बीजेपी को सियासी दुश्मन नंबर 1 मानते हैं। मुरादाबाद के दौरे पर आए ओवैसी ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर टीवी इंटरव्यू में उन्हें ऐसे याद करते हैं जैसे मजनू अपनी लैला को याद करता था। आज मुनव्वर राणा ने इस पर भी चुटकी ले ली कि भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास भी एक लैला थी जब जवान थे हम, लेकिन हमने उसका बाजार में चर्चा नहीं किया, न मेरी लैला ने चर्चा किया। लेकिन ये अजीब लैला है कि चीख के बोल रही मैं लैला हूं, मैं लैला हूं। अरे तो वही मजनू ढूंढ ले, यहाँ क्यों चली आ रही है? मुनव्वर राणा रायबरेली में बसे, फिर रायबरेली से निकले तो कोलकाता में पढ़ाई की। कोलकाता छोड़कर फिर लखनऊ वापस आए। अब लखनऊ छोड़ने की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ जुल्म बहुत है। खासतौर से मुस्लिम समाज तो हमेशा ही निशाने पर रहता है। हम विवादित बिल्कुल नहीं रहे हैं। विवादित हुकूमतें होती हैं, हम बोलने वाले होते हैं। हमारा काम बोलना है, सच बोलना है। आप तराजू में रख लीजिए कहीं से और आप साबित नहीं कर सकेंगे कि हम गलत बोल रहे हैं। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लीडर अब अपनी खराब बातों के लिए मशहूर हैं। मुनव्वर राणा अदम की दुनिया का जाना पहचाना नाम रहे हैं। मुशायरों में उनकी गजलों के हजारों कदरदान हुआ करते हैं, मगर बीते कुछ समय में मुनव्वर राणा अपनी शायरी से नहीं सियासी बयानों से पहचाने जा रहे हैं। उनका ये बयान बीजेपी को पसंद नहीं आया कि एक के बाद एक लगातार वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो बातें न केवल सरकार के विरोध में है कि कई बार समाज और देश के विरोध में है। धर्मांतरण एक अभिशाप है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मसलों पर राजनीतिक टिप्पणियां करने के लिए मुनव्वर राणा साहब अपनी इज्जत को, प्रतिष्ठा को लगातार धूमिल करने का काम कर रहे हैं और मुनव्वर राणा साहब को इस तरह की टिप्पणियों से बाज आना चाहिए। बीजेपी पर निशाना साधने वाले विपक्ष के दुलारे होते हैं। समाजवादी पार्टी ने तुरंत अपनी साइकिल आगे कर दी। मुनव्वर राणा को समझाया 6 महीने की बात है, कहां जा रहे हैं, हम समाजवादी आ रहे हैं। मात्र 6-7 महीने की बात है। ना ही किसी को यहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी महिलाओं को अपनी सम्मान की चिंता करनी पड़ेगी, ना पे यहाँ कोई युवा बेरोजगार होगा, ना यहाँ महंगाई होगी, ना समाज के अंदर में अन्याय होगा। समाज में सबको न्याय मिलेगा, किसानों को भी न्याय मिलेगा। 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी और सही मायने में समाजवाद और राम राज्य की स्थापना होगी। कांग्रेस ने अलग लाइन ली, पूरे विवाद को मुद्दे से भटकाने वाला मामला बताया। कहा मुद्दों की बात हो, महंगाई और बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं के सम्मान को मुद्दा बनाएं। योगी जी की पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी आजकल एक दूसरे की पूरक बनी हुई है, एक दूसरे को लैला मजनू कह रहे हैं ताकि मुख्य मुद्दों से बात को भटकाया जा सके। सीए की बात हो या फिर एनआरसी की, मुनव्वर राणा इसके खिलाफ बोलते रहे हैं। सरकार की नीतियों का विरोध नई बात नहीं। शायर मुनव्वर राणा ने भले ही बयान निजी हैसियत के नाते दिया हो, लेकिन बोल सियासी थे। बातों में ओवैसी के लिए नसीहत भी थी और विपक्ष के लिए इशारा भी। मुसलमानों की बात कर मुनव्वर ने एक समुदाय विशेष के लिए हमदर्दी जाहिर कर उनके लिए भी संदेश जारी कर दिया। अब फैसला 2022 ही करेगा। लखनऊ से समझ
और इस बीच पंजाब कांग्रेस से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। लंबे समय से रस्साकशी उनके बीच, कैप्टन और उनके बीच चली आ रही थी, लेकिन अब इस पर एक तरीके से विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। कुलजीत नागरा, पवन गोयल, सुखविंदर सिंह, डैनी भी अब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या माने, सिद्धू की नाराजगी का पूर्ण विराम है? कैप्टन की सहमति इसमें शामिल है, उनकी रायशुमारी की गई है? देखिए नेहा, सबसे पहले तो आपने एक शब्द किया कि विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल विराम नहीं लग रहा, ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में विधायकों ने सोनिया गांधी को लिखकर कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष ना बनाया जाए। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी में अमूमन ये होता है कि जब भी किसी भी प्रदेश का अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सर्वसम्मति से सोनिया गांधी के नाम पर एक चिट्ठी लिखी जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी को तमाम अधिकार सौंपे गए हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक मीटिंग बुलाई हुई है और उसमें ये कहा गया था, एजेंडा मीटिंग का ये है कि हम सर्व अधिकार सोनिया गांधी को सौंपेंगे, कि सोनिया गांधी डिसाइड करेंगी कि कांग्रेस पार्टी का पंजाब का अध्यक्ष कौन होगा। और इसी तर्ज पर पंजाब यूथ कांग्रेस ने भी मीटिंग बुलाई हुई थी। लेकिन कांग्रेस के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक तरफ स्टेट कार्यकारिणी, राज्य की कार्यकारिणी मीटिंग बुला रही है, तो दूसरी तरफ अध्यक्ष के पद का ऐलान कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक लगातार आग उगल रहे हैं और वो लगातार सोनिया गांधी के इस फैसले को जो है चुनौती दे रहे थे, तो शायद कांग्रेस के इस फैसले को देखते हुए कहीं ना कहीं केंद्रीय हाईकमान ने यह फैसला लिया है, क्योंकि राज्य में कहीं ना कहीं विवाद लगातार बढ़ता जा रहा था। आज ही जो संसदीय बोर्ड की मीटिंग हुई थी, प्रताप बाजवा जो कि खुद डिसीडेंट हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी रहते थे, उन्होंने अपने घर पर मीटिंग बुलाई थी, जिसमें तमाम सांसदों, जिसमें महारानी परनीत कौर जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है, समेत जितने भी सांसद पेश हुए थे, उन्होंने सबने ये कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू से वो सहमत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में कांग्रेस की अध्यक्षता ने ये फैसला लिया है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अगर इस फैसले में और देरी होती तो पंजाब में कहीं ना कहीं जो बगावत चल रही है ये आगे बढ़ सकती थी। नेहा और सत्येंद्र, क्योंकि पंजाब के चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में कैप्टन को भी नाराज नहीं करना है, सिद्धू को भी खुश रखना है, ये बड़ी असमंजस की स्थिति है दरअसल आला कमान के लिए। और ऐसे में सर्वसम्मति से आप खुद ही बता रहे हैं फैसला नहीं लिया गया है। किस तरीके से देखा जाए इस फैसले को आने वाले वक्त के लिए, आने वाले चुनाव के लिए? लेकिन यहाँ हिंदी में कहावत है, आगे कुआं पीछे खाई। दरअसल कांग्रेस की हालत ऐसी बनी हुई है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के फेस फिलहाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह है जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू हैं। नवजोत सिंह सिद्धू की करीबियां कहीं ना कहीं 10 जनपद कांग्रेस के अध्यक्षा के परिवार से हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी ने उनके साथ कमिटमेंट की हुई है। लेकिन दूसरी तरफ संख्या बल की आप बात करें तो तमाम विधायक, सांसद वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ पंजाब में मौजूद हैं। और दरअसल लड़ाई यही चल रही थी कि जितने भी कांग्रेस के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो ये कह रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि वो पुराने कांग्रेसी नहीं है और कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, कांग्रेस में जो नेतृत्व है कहीं ना कहीं उन लोगों को सौंपा जाता है जो पुश्तैनी तौर पे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को पूरी कांग्रेस में आए हुए तकरीबन 4.5 साल का समय हुआ है और इस 4.5 साल में भी वो 2.5 साल तक कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू की कैप्टन अमरिंदर सिंह से लगातार बातचीत को लेकर विवाद बना हुआ था और उन्होंने अपना मंत्रिमंडल का पद भी छोड़ दिया था। और उसके बाद वो लगातार जो है 10 जनपद के संपर्क में बने हुए थे और उनको एक भरोसा दिलाया गया था कि समय आने पर आपको उचित पद दिया जाएगा। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू कई बार कांग्रेस अध्यक्षा या फिर कांग्रेस हाईकमान को अल्टीमेटम भी दे चुके थे कि अगर उन्हें नहीं सही पद दिया गया तो वो कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। हाल ही में उनका एक ट्वीट आया था जिसमें आम आदमी पार्टी की उन्होंने तारीफ की थी। तो कुल मिलाकर पॉलिटिक्स में दबाव और जो है गुटबाजी कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करती है और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर मुझे कोई बढ़िया पद नहीं दिया गया तो मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हाईकमान के ऊपर ये दबाव था और उसी को देखते हुए
नवजोत सिंह सिद्धू को जिस तरीके से अध्यक्ष बनाया गया है, हालांकि ये संदेश उनको आज से 2 से 3 दिन पहले दे दिया गया था, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू कभी भी जमीन पर नहीं उतरे। पहली बार ऐसा देखा गया कि नवजोत सिंह सिद्धू तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलकर उन विधायकों के घर भी गए जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कट्टर समर्थक कहे जाते थे, और जाकर उन्होंने कई बड़े नेताओं के पैर भी छुए। यानी कि नवजोत सिंह सिद्धू को ये समझ में आ गया था कि संख्या बल हासिल करने के लिए उनको भी कहीं ना कहीं विधायकों और कांग्रेस के नेताओं का, स्थानीय नेताओं का समर्थन चाहिए। तो इस एक्सरसाइज में पिछले 2 से 3 दिन से नवजोत सिंह सिद्धू जुटे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह की बात करें तो अमरिंदर सिंह ने भी अपने रुख कहीं ना कहीं कड़े किए हुए हैं, उनके तेवर भी किसी से छुपे हुए नहीं है, और वो भी कहीं ना कहीं अभी भी बगावत के मूड में है, ऐसा बिल्कुल साफ है। नेहा, लेकिन कहीं ना कहीं सत्येंद्र ये तो मान ही सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू का तीर जो है वो निशाने पर लगा है, और जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं ये भी सिद्धू की चॉइस के हैं या फिर ये स्टैंड अलोन फैसला है? जी देखिए, जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं इसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शर्त रखी थी, लेकिन उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह मुकर गए थे और उन्होंने ये कहा था कि मेरे को सबसे पहले ये चाहिए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर, कैप्टन अमरिंदर सिंह फिलहाल पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस हाईकमान ने उन्होंने चुना था, तो उनकी ये शर्त थी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उनके बारे में ये कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भ्रष्ट है, बेअदबी के मामले पे उन्होंने कुछ नहीं किया, पंजाब में नशे के मामले पर कुछ नहीं किया, और जितने भी पंजाब से जुड़े हुए मैनिफेस्टो में वादे किए हुए थे उनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तरीके से फेल रहे हैं। और इन मुद्दों को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब हरीश रावत आए थे तो उनसे ये कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को सबसे पहले ये बोले कि बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने मेरी जितनी आलोचना की है इसके लिए पहले सबसे पहले वो माफी मांगे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी तेवर कहीं ना कहीं कड़े हैं, और कल जो मीटिंग होने वाली थी उसमें भी ये अंदेशा जताया जा रहा था कि उसमें जूतम पैजार हो सकती है, लेकिन उस मीटिंग से पहले ही कांग्रेस हाईकमान ने जो फैसला ले लिया है तो इस फैसले को लेकर भी अभी कहीं ना कहीं पंजाब में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल असमंजस की स्थिति सत्येंद्र इसलिए भी है क्योंकि एक बयान में 2 तलवारें तो रह नहीं सकती है, दोनों में मतभेद साफ है, दोनों की आपस में बनती नहीं है, आरोपों का दौर लगातार जारी है, और ऐसे में जो इलेक्शन है वो सर पर है। बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त कांग्रेस के लिए दोनों को साध पाना और दोनों का एक साथ काम कर पाना। देखिए, ये इसमें कतई भी दोहराए नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें बहुत सारी कमेटियां बनेंगी। मैनिफेस्टो कमेटी है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी है, कैंपेन कमेटी है, और उन कमेटी में एक तरफ 2 पावर होते हैं, स्टेट में 2 पावर सेंटर होते हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री होता है, दूसरा स्टेट का अध्यक्ष होता है। अगर अध्यक्ष की बात करें तो अब नवजोत सिंह सिद्धू बन गए हैं, अगर पंजाब की सरकार के मुखिया की बात करें तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और दोनों के अंदर अगर 36 का आंकड़ा है तो दोनों जब आमने सामने खुलकर आप बात ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से आंख नहीं मिला पाएंगे, तो उसमें जो कमेटियां होती हैं, चुनाव प्रचार में जाना है, मैनिफेस्टो में किए हुए वादों को लोगों से बताना है, अगले चुनावों के बाद मैनिफेस्टो क्या होगा, क्या घोषणाएं होंगी, वो लोगों को बतानी है। तो जब इन सब बातों पर अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ही बात नहीं करेंगे तो बात कैसे बनेगी। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अगले चुनाव में 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, और ऐसे समय में पंजाब में अगर बात करें तो पंजाब में सिर्फ अकाली दल ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने पैर जमा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।